Hello everyone, welcome back to this channel. I am Diksha. As we know that we are dealing with the last topic of our chapter, that is alternative centers of power, and in this particular last topic we are going to discuss about India China relations. राइट सो इंडिया चाइना रिलेशन एज वी नो कि इस सेकेंड बुक में हम हर जगह हर चैप्टर के एंड में किसी एक कंट्री के साथ इंडिया का पर्सपेक्टिव या फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को देखते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखते हैं. सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडिया एंड चाइना रिलेशन. राइट, सो इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया एंड चाइना, तो इंडिया और चाइना आज से नहीं, एंशियंट टाइम से, वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म के पहले से इंडिया और चाइना काफ़ी बड़ी ग्रेट पावर्स हुआ करती थी. चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना बहुत कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस रखता था, कंट्रोल करता था अपने बॉर्डर्स के आसपास के एरिया को, ट्रिब्यूटरी सिस्टम को. इट वॉज बेस्ड ऑन इट्स यूनिक ट्रिब्यूटरी सिस्टम. राइट, तो चाइना जो है वो आसपास के अपने एरिया को काफ़ी ज़्यादा वी कैन से कि डोमिनेट करता था, या हम कह सकते हैं एट डिफरेंट टाइम्स इन हिस्ट्री वी ऑब्जर्व्ड कि चाइना के डायनेस्टिक रूल में मंगोलिया, कोरिया, पार्ट्स ऑफ इंडो चाइना, तिब्बत, इन सब ने चाइना की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया था. देन वी कैन से कि वेरियस किंगडम्स हमने देखे, एम्पायर्स हमने देखे इंडिया में ही. तो इंडिया में इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल किंगडम्स और एम्पायर्स हमने देखे हैं सिंस एंशियंट हिस्ट्री. अगर आप एंशियंट हिस्ट्री उठाते हैं तो आपको समझ आएगा, है ना. जैसे हम मेडाइवल हिस्ट्री में देखें या एंशियंट हिस्ट्री में देखें, मोहनजोदारो से लेके विजयनगर एम्पायर, चोला, चेरा, पांड्या, मुगल्स एंड दिल्ली सल्तनत, क्या नहीं, हमने कितने किंगडम्स देखे हैं, कितने एम्पायर्स देखे हैं. राइट, तो इंडिया भी काफ़ी इन्फ्लुएंसिव रहा है अपने बॉर्डर्स के बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स. दोनों ही कंट्रीज़ काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं. इन बोथ दी केसेस दिस इन्फ्लुएंस वाज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल. ऑब्वियस है कि दोनों में ही पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस रहा है. राइट, तो पॉलिटिकल कल्चरल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस या इंटरेक्शन रहा है कंट्रीज़ के बीच में. हावेवर अगर हम बात करें इंडिया और चाइना की, तो इंडिया और चाइना इन्फ्लुएंसिव पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, रेयरली हैव ओवरलैप. मतलब ये दोनों एक दूसरे को कभी शायद ही ओवरलैप कर पाए थे. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इनकी जो पॉलिटिकल और कल्चरल इंटरेक्शन है इन दोनों के बीच में वो काफ़ी लिमिटेड रही है. अपने बॉर्डर्स के अराउंड इनकी जो लिमिटेशंस रही हैं वो बढ़ गई हैं, या इनकी जो रिलेशन है वो बढ़ गई हैं. बट इन दो कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है या इंटरेक्शन है वो काफ़ी कम रहा है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों ही कंट्री एक दूसरे से ज़्यादा फैमिलियर नहीं है. एंड इसके अलावा जब हम 12th सेंचुरी में देखते हैं तो दोनों ही नेशन एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, एंड दे हैड सम डिफ़िकल्टी इवॉल्विंग अ फॉरेन पॉलिसी टू डील विद ईच अदर. तो हम अगर अपनी 20th सेंचुरी में देखते हैं, दैट इज़ आर दिस 20th सेंचुरी विच इज़ फ्रॉम 1900 टू 2000. राइट, तो 1900 से जो आपकी 1999 तक पीरियड रहा है, इसके बारे में हम बात करें कि दोनों ही अपनी फॉरेन पॉलिसी में डील करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ इवॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी. एक तो दोनों का ही ट्रांजिशन ऑफ पावर ऑलमोस्ट सेम पीरियड पर हुआ, इंडिया और चाइना दोनों में ही ट्रांजिशन पावर सेम पीरियड पर हुआ ऑलमोस्ट. हम देख सकते हैं कि इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस ली थी ब्रिटेन से 1947 में, और चाइना ने अपनी फॉरेन पावर्स को एक्सपेल करना शुरू कर दिया था. देयर वॉज होप दैट बोथ वुड कम टुगेदर टू शेप द फ्यूचर ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड. अब ऐसा लग रहा था कि दोनों ही इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रेंथन कंट्रीज़ हैं, तो हो सकता है दोनों एक साथ आएंगे और जो आपका डेवलपिंग वर्ल्ड है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे. या एशिया में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, फॉर अ ब्रीफ वाइल हमने एक स्लोगन भी सुना था इंडिया की तरफ से, हिंदी चीनी भाई भाई. राइट, तो 1950 में डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने चाइना के साथ बनाने की कोशिश की, जहाँ पर आपको पॉपुलर स्लोगन देखने को मिलता है हिंदी चीनी भाई भाई. राइट, तो हिंदी चीनी भाई भाई क्यों दिया था? ताकि हम एक कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करें अपने पड़ोसी देश के साथ. लेकिन हमने यहाँ पर देखे कि बहुत सारे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी हमारे चाइना के साथ हुए हैं. राइट, तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ होंगे तो ऑब्वियस है कि डिस्प्यूट हुए दो कंट्रीज़ के बीच में किसी ना किसी
वजह से डिस्प्यूट रहे होंगे। तो डिस्प्यूट का कारण क्या था? बॉर्डर इश्यूज वर द इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट, राइट। तो वी कैन से कि यहाँ पर जो रीज़न रहा है दैट इज़ योर बॉर्डर इश्यूज। आफ्टर दिस हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद ही दोनों स्टेट इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट अराइजिंग फ्रॉम चाइनीज़ टेक ओवर ऑफ तिब्बत। जैसे चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर किया था 1950 में, तो ये डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। जब वहाँ से दलाई लामा इंडिया में असाइलम ले लेते हैं, आपको अगर ध्यान हो तो हमारी सेकेंड बुक में स्टोरी है कि जो चाइना है वो तिब्बत पर कैसे इन्वेज़न करता है, और तिब्बत पर इन्वेज़न करने के बाद वहाँ के जो दलाई लामा हैं वो इंडिया में आकर असाइलम ले लेते हैं, और जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंसेस होने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो तिब्बत को टेक ओवर कर लेता है चाइना 1950 में, और फाइनल सेटलमेंट ये कहाँ पर करता है? सीनो इंडियन बॉर्डर पर। चाइना एंड इंडिया वर इन्वॉल्व इन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन 1962। तो आई बिलीव आपने बहुत बार सुना होगा इंडो चाइना वॉर के बीच में, वॉर के बारे में, दैट इज वॉज हेल्ड इन 1962। इट वॉर ओवर कंप्लीटिंग टेरिटोरियल क्लेम्स प्रिंसिपली। अब ये किस चीज़ के ऊपर था? बेसिकली इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क क्वेश्चन भी बनता है कि जो आपका 1962 का चाइना का वॉर था, इसमें टेरिटोरियल क्लेम किसको माना गया था? तो टेरिटोरियल क्लेम, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन में अपना टेरिटोरियल क्लेम बता रहा था। अक्साई चीन जो कि हमारा लद्दाख का रीजन है, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन सी कि इसके बाद हमने और क्या देखा कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है 1962 का, इन विच इंडिया सफर्ड मिलिट्री रिवर्सेस। मिलिट्री को अपनी इंडिया को अपनी मिलिट्री हटानी पड़ी थी, और इंडिया को पीछे हटना पड़ा था क्योंकि इंडिया वॉज अ न्यूली बॉर्न कंट्री एट दैट टाइम। तो हमारे पास उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे मिलिट्री पर्सपेक्टिव से। सो वी कैन से लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन फॉर इंडिया चाइना रिलेशन। इंडिया चाइना रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी हमने सोचा कि हम मिलिट्री को हटा लेते हैं, हम अच्छे कॉर्डियल रिलेशन बनाना चाहते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में सोचा कि अच्छे होंगे। लेकिन जो आपके दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन है, दे वर डाउनग्रेडेड अंटिल 1976। तो 1976 के अराउंड डाउनग्रेड हो गए थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो इम्प्रूव होना शुरू हो गए थे स्लोली। क्यों? क्योंकि 1978 इफ़ यू रिमेंबर, तो 1978 का इरा वो वाला टाइम पीरियड है जब चाइना में रिफॉर्म्स हो रहे थे, चाइनीज़ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स हो रहे थे। तो इसीलिए मिड 70s में हमारे रिलेशन हमने थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश की। एंड ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से कभी शुरुआत नहीं हुई या उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। दे ऑल्सो ट्राइड टू जस्ट ब्रिज द गैप। उन गैप को ब्रिज करने के लिए उन्होंने भी काफ़ी ट्राई किया। तो चाइना की जो पॉलिसी है, दे वर बिकमिंग मोर प्रैग्मेटिक एंड लेस आइडियोलॉजिकल। तो चाइना की जो पॉलिसी है वो उतनी ज़्यादा रिग्रेसिव थी, हम कह सकते हैं कि प्रैग्मेटिक थी ज़्यादा और लेस आइडियोलॉजिकल थी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट वॉज प्रिपेयर टू पुट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूस इशूज़ वाइल इम्प्रूविंग रिलेशन विद इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूस इश्यूज़ बन रहे थे कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जब हम रिलेशन इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर हम एक और नई प्रॉब्लम देख रहे हैं, राइट। एक सीरीज़ ऑफ टॉक चलाई गई इशू को रिजॉल्व करने के लिए, बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने के लिए। जो ये सीरीज़ ऑफ टॉक है ये 1981 में शुरू की गई थी, राइट। तो 1981 में हमने इनिशिएट किया इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे हो जाएं, ये हमने सोचा। देन रिलेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। हमें पता है कि दोनों ही कंट्री राइजिंग इकोनॉमी है, राइजिंग पावर है एशिया की और ग्लोबल पॉलिटिक्स की एंड इकोनॉमिक्स में भी। तो इसीलिए हमें भी कहीं ना कहीं लगता था कि दोनों को ही मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज ये बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए या एशियन इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के लिए। तो इसीलिए इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि ये कंट्री अगर जितना ज़्यादा एक साथ रहेंगी, कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करेंगी, उतना ज़्यादा दोनों के लिए ही बेटर है, राइट। देन हम राजीव गांधी की एक विज़िट को भी रिमार्केबल मानते हैं 1988 में, कि राजीव गांधी वहाँ पर विज़िट करते हैं चाइना में, और विज़िट करने के बाद वो दोनों के रिलेशन को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूवमेंट उसमें लाने के लिए गए थे। सिंस देन बोथ गवर्नमेंट्स हैव टेकन मेजर्स टू कंटेन कन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, राइट। तो दोनों ही कंट्रीज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री की तरफ से ये ऐसे
वी कैन से कि प्रयास हो रहे हैं, दोनों ही कंट्रीज़ की तरफ से इक्वल प्रयास हो रहे हैं, जहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं और पीस और ट्रैंक्विटी को मेंटेन करना चाहते हैं बॉर्डर पर। यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट भी साइन हुए हमारे चाइना के साथ। राजीव गांधी जी जब वहाँ पर विज़िट करते हैं 1988 में, दिसंबर 1988 में, तो उस टाइम पर वो कुछ अकॉर्ड, कुछ एग्रीमेंट साइन करते हैं विच वर बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजीव गांधी कौन से इश्यूज़ पर साइन करके आते हैं एग्रीमेंट। एक तो कल्चरल एक्सचेंज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ओपनड 4 बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड। मतलब ट्रेड के लिए भी हम अच्छे एग्रीमेंट उनके साथ साइन कर रहे हैं, हम ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, राइट। तो दैट वाज देयर। विद इंडिया चाइना ट्रेड ग्रोइंग एट 30% पर ईयर सिंस 1999, अ मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑन रिलेशंस विद चाइना हैज़ इमर्ज्ड। तो बायलैटरल ट्रीटीज साइन हुई इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में, जिन्होंने कई मिलियन तक का 1992 तक इंक्रीज़ लाया, राइट। तो चाइना के और इंडिया के बीच में रिलेशन सही होते जा रहे थे, सेटल होते जा रहे थे। मोर रिसेंटली अगर हम देखें तो दोनों ही कंट्रीज़ कहीं ना कहीं एग्री करती हैं कि हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट ना करके एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जैसे कि बिडिंग फॉर एनर्जी डील्स अब्रॉड, की अब्रॉड से जो हम एनर्जी डील्स वगैरह में जब बिडिंग करते हैं, उनकी नीलामी करते हैं, तो उसमें भी हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन इन सब में क्या होता है, एनर्जी डील्स जब होती हैं तो वहाँ पर फिर से कन्फ्लिक्ट आ जाता है इंडिया और चाइना में, राइट। तो ऑक्शन के टाइम पर हमने कन्फ्लिक्ट देखा। आफ्टर दिस हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो इंडिया और चाइना दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर पॉलिसीज़ अपनाते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो दोनों की ही ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम पॉलिसीज़ होती हैं, वहाँ पर भी इनके कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं। देन इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में, तो इसको भी कहीं ना कहीं हम जस्टिफाई करते हैं, क्यों हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, क्योंकि हमें चाइना से थ्रेट है कि चाइना के पास, क्योंकि चाइना इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट, तो हो सकता है कि कल को चाइना हम पर न्यूक्लियर अटैक कर दे। सो दैट इज़ वाई, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसके चलते दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन बनते बनते बिगड़ जाते हैं। देन इट इज़ ट्रू दैट चाइना वो सीन एज, अब देखो यहाँ पर हमें क्यों थ्रेट था चाइना से, हमें थ्रेट इसीलिए था क्योंकि जो पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसमें कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान को असिस्ट कर रहा था। अब देखो इंडिया इज़ अ, वी कैन से 3 साइड से लैंड लॉक्ड कंट्री है, वहाँ से अगर चाइना अटैक करता है तो पाकिस्तान को वो असिस्ट कर ही रहा है, तो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं उसके भी हौसले बुलंद होंगे। तो कहीं ना कहीं थ्रेट है इंडिया के ऊपर। उस थ्रेट को इग्नोर करने के लिए, उस थ्रेट से बचने के लिए इंडिया हमेशा जस्टिफिकेशन देता है कि 1998 में जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए वो चाइना के थ्रेट की वजह से किए। देन हम कह सकते हैं कि चाइना के जो मिलिट्री रिलेशन है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, वो भी काफ़ी होस्टाइल हैं एज टू इंडियन इंटरेस्ट इन साउथ एशिया। हावेवर ये जितने भी इश्यूज़ हैं, दीज इश्यूज़ इज़ लाइकली टू लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। अब ये सारे के सारे इश्यूज़ कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, पाकिस्तान को असिस्ट कर रहे हैं, आपका बांग्लादेश या म्यांमार के साथ काफ़ी अच्छा होस्टाइल रिलेशन है उनकी मिलिट्री के साथ, तो ये कहीं ना कहीं एक थ्रेट क्रिएट करता है, आप एक रास्ता बनाता है कन्फ्लिक्ट का बिटवीन इंडिया एंड चाइना, राइट। आफ्टर दिस मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन हो रहे हैं, वो इंक्रीज़ कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर एरियाज़ के आसपास, इंडिया के बॉर्डर एरियाज़ के आसपास। Then India and China leaders are officially visiting Beijing and New Delhi with greater frequency. आज के टाइम पर क्या हम देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना के जो लीडर्स हैं वो बहुत लंबे टाइम तक हम देख सकते हैं कि टाइम टू टाइम विजिट करते रहे हैं, कभी बीजिंग में, कभी न्यू दिल्ली में, विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, एंड बोथ साइड्स आर नाउ बिकमिंग मोर फैमिलियर विद ईच अदर। दोनों ही साइड एक दूसरे के साथ काफ़ी फैमिलियर हो रही है, कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करना चाह रही है। दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन लिंक्स, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड ग्लोबल कंसर्न को लेके हमने पॉजिटिव रिलेशन एस्टेब्लिश होते हुए देखा है। दोनों ही कंट्रीज़ मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की,
तो ये कहीं ना कहीं कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करना चाहती हैं सो दैट हम एशिया की इकोनॉमी में, एशिया की पॉलिटिक्स में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया एंड चाइना। ऑल इन ऑल व्हाट वी कैन से, जो इंडिया और चाइना है इनका रिलेशन काफ़ी स्पेशल है। अगर हम बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि इंडिया और चाइना दोनों एक साथ आने की कोशिश भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं जिसके चलते इन दोनों का जो रिलेशन है वो कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, बट अदरवाइज वी आर ट्राइंग आर बेस्ट एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेंटेन द cordial relation between the two. This is all about this chapter. With this your chapter is over, and the next chapter we are going to start is contemporary South Asia. इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड.